बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। तो एक बार फिर से आपको करते हैं खुशामदीद एक नए दिन और नए आगाज़ के साथ। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं और जुमे का दिन भी है क्योंकि हफ्ते का एक आखिरी दिन होता है। बिजनेस के हवाले से स्टॉक एक्सचेंज का आखिरी दिन होता है, बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से शाहजेब आखिरी दिन होता है और फिर हमारे शो का भी तो वीकली का आखिरी एपिसोड होता है। और उसमें हम कोशिश करते हैं कि पूरे हफ्ते की जो सूरत हाल है, तमाम खबरें हैं वो आप तक पहुंचाए, लेकिन पूरे हफ्ते के अलावा जो आज की खबरें हैं सुबनामे में वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे प्रोग्राम के इब्तिदा में, सुबनामा के इब्तिदा में, कि हम सल्यूट पेश करते हैं उन तमाम बहादुर जवानों को जिन्होंने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के अजला नोशकी और पंजगूर में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की, जिसके दौरान 13 दहशतगर्द मारे गए। इसके साथ साथ जो ISPR की जानिब से यही बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने नोशकी और पंजगोर हमलों की इब्तदाई तहकीकात में दहशतगर्दों और उनके हैंडलर्स का पता भी लगा लिया है, सुराग भी लगा लिया है, मजीद तहकीकात भी की जा रही है। माया बिल्कुल ऐसा ही है। दहशतगर्दों के भारत और अफगानिस्तान से राब्तों के शवाहिद भी मिल गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने नोशकी और पंजोर में दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की और कहा सिक्योरिटी फोर्सेस से कामयाबी से दहशतगर्दों का खात्मा किया। बिल्कुल। और सुनाओ में आगे बढ़कर आपको ये बताएं साथ में कि हमने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के चीन के दौरे का जिक्र किया था और चीन के दौरे से आपको ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 4 रोज़ा दौरे के लिए चीन बीजिंग एयरपोर्ट पर पाकिस्तान और जो सफ़ीर हैं चीन के, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। साथ में आपको बताएं कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान हैं वो ओलंपिक्स की इफ्तिताई तकरीब में भी जाएंगे और इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि बड़ा कुछ सियासी माहौल बनता जा रहा है क्योंकि ओलंपिक्स में बहुत सारे ऐसे सदूर भी आ रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म भी आ रहे हैं जो वहाँ पर पहुंचेंगे, इफ्तारी तकरीब में शिरकत करेंगे। लेकिन साथ में कुछ ऐसे ममालिक भी हैं माया जिन्होंने बाइकआउट भी किया है। अच्छा, और वो कौन कौन से ममालिक हैं? उन हवाले से भी हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ में आपको ये बता दें कि उसमें कुछ भारत भी है और कुछ 2-4 ममालिक ऐसे हैं जो उसमें शिरकत नहीं कर रहे। लेकिन साथ में आपको ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की चीनी हम मनसब और सदर से मुलाकातें भी होंगी। साथ में इमरान खान चीनी सरमायाकारों ताजरों से भी मिलेंगे। तो बड़ी अहम मुलाकातें होंगी और तवक्को की जा रही है कि ये मुलाकातों का नतीजा भी कुछ बहुत अच्छा निकल सकता है दोनों ममालिक के लिए। बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज बहुत बड़ा डेलीगेशन है जो जा रहा है और ऑब्वियसली इसकी बेसिस भी बहुत ज़्यादा उनके ताल्लुकात हमारे पाक चीन जो ऑब्वियसली हमेशा से हमारे अफेयर्स रहे हैं, रिलेशनशिप्स रहे हैं, वो और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और ये बहुत बड़ा सबूत है इस बात का। ऐसे कल शाह साहब भी आए थे हमारे साथ लाइव, उन्होंने कहा ये जो रिश्ता है ये बहुत मजबूत है और इसमें फुल प्रॉपर किरदार नजर आ रहा है कि बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स आज जो शुरू होंगे, सरमाई खेलों का सबसे बड़ा मेला दुनिया में सही से बना बड़ा सियासी इज्तिमा बन गया, ऐसे शाहजेब ने कहा। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुल्तान सुल्तान जो है ना वो ज़बरदस्त माशाल्लाह 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 परफॉर्म कर रहा है। शाहजेब, क्या उनका कॉम्बिनेशन है टीम का, है क्या बॉलर्स, क्या फील्डर्स, क्या बैट्समैन। और आई थिंक जब आप एक टीम को मिलकर एक अपनी एक अच्छी फ्रीक्वेंसी मिलती है ना, दैट इज व्हेन द रिजल्ट्स अकर। व्हाट डू यू थिंक? यही वजह है कि फील्डर्स, बॉलर्स, बैट्समैन जब सब लोग परफॉर्म करते हैं तो इसी तरीके से टीम कॉम्बिनेशन अगर अच्छा बना हो तो फिर टीम स्ट्रांग भी होती है। एब्सोल्युटली। और परफॉर्म भी कर रही होती है। लेकिन इस टीम में एक बड़ा अहम किरदार निभा रहे हैं जिनकी आज हम बात करने जा रहे हैं और आपसे उनकी मुलाकात भी करवाएंगे। सब अपना किरदार वैसे तो बहुत अच्छा निभा रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन साथ ही इन फतवात में अहम किरदार निभा रहे हैं पाकिस्तानी निजात जनूबी अफ्रीकी स्पिन बॉलर इमरान ताहिर, जो कि हम देख रहे हैं सब उनके बहुत फैंस भी हैं पाकिस्तान में। तो आज वो सुबह सवेरे पाकिस्तान के खास मेहमान भी बने, हमको खुशामदीद भी कहेंगे, उनसे गुफ्तगू जो है वो आगे भी बढ़ाएंगे। वेलकम तो हम वेलकम टू द इमरान ताहिर, थैंक यू वेरी मच, आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान में ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि सफर कैसा चल रहा है और जो बेहतरीन खेल रही है आपकी टीम, इसके बारे में भी कुछ बताइएगा। जी, सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जितने पाकिस्तान के लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं मुझे। और मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो बड़ा होम सा फील होता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी ब्रांड की क्रिकेट खेलूँ ताकि आप इसी तरह उसको एंजॉय करते रहें। ज़बरदस्त। लेकिन ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान्स में जो है काफ़ी यंग प्लेयर्स भी हैं और आपकी मौजूदगी का उन्हें फ़ायदा भी होता होगा। शाहनवाज धानी ने से आपकी बात होती है तो उन्हें क्या आप समझाते हैं, क्या मशवरा देते हैं?
खुशदिल जो हैं जी बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, और धानी तो मेरी जब भी उनसे बात होती है तो मैंने जो ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैं कोशिश करता हूं कि उनके साथ शेयर कर सकूं, उनकी हेल्प कर सकूं कि वो किस सिचुएशन में कैसा कर सकते हैं। मगर माशाल्लाह एट ए मोमेंट खुशदिल जो है वो बहुत अच्छा जा रहे हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म में है, और मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला उनको ऐसे ही रखे, और शाहनवाज धानी को। अच्छा इमरान, हम देख रहे हैं मोहम्मद रिजवान की बड़ी शानदार फॉर्म है इस वक्त। आप उनसे ऑफ द फील्ड भी आपकी मुलाकात होती होगी, उनसे आपका ताल्लुक कैसा है? उनकी कप्तानी में खेलना और उनसे बातचीत, जरा उनके बारे में कुछ बताइएगा। देखें जी, वो बड़े अच्छे लीडर हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट, बड़े ब्रेव बंदे हैं, बड़े अच्छे डिसीजन करते हैं, और वो वेरी इजी टू अप्रोच का है। वो सारे प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़े ही अच्छे लीडर की निशानी है। अच्छा, एक बात बताएं, आपका जो विकेट लेने का जो अंदाज है ना, वो बड़ा ही निराला है और वो बड़ा पसंद किया जाता है, लोग उसके फैंस भी हैं, लेकिन इस अंदाज को अपनाने की वजह क्या बनी? देखिए जी, मुझे इसका खुद भी पता नहीं है, और मैं ये समझ के दिस इज द ओनली वे कि आई कैन एक्सप्रेस माय फीलिंग। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा इमरान, आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और जैसे कि PSL चल रहा है, तो ज़रा बताइएगा कि पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स के ग्राउंड्स हैं, इन ग्राउंड्स पर बॉलिंग करना कितना अलग है, मुश्किल है, आसान है? ग्राउंड्स आपको कैसे लगे? जी, मुझे यहाँ पे बॉलिंग करते हुए बड़ा डिफरेंट लगता है, क्योंकि सबसे पहले एज ए बॉलर यहाँ पे बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, प्लस फ्लैट ट्रैक्स, तो लेकिन बहरहाल ये दैट मेक्स यू परफेक्ट बॉलर ऑल्सो। तो देखें यहाँ पे अभी जिसमें हम ग्राउंड में खेल रहे हैं, इट्स टफ टू बॉल, तो मैं ये समझता हूँ कि बाउंड्रीज जो है उनको थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए भाई कि आपने बहुत क्रिकेट खेली है, माशाल्लाह आपका तजुर्बा बहुत वसी हो चुका है। अब मैं अगर ये पूछूं कि करियर का अहम तरीन मोड़ आपकी नज़र में कौन सा था? मेरे कैरियर का जो सबसे अहम मोड़ था, जब मैं साउथ अफ्रीका से खेला था, और उसके बाद मुझे यकीन था कि मुझे इसी टीम में रहना है, तो उसके लिए मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया। और इमरान भाई, आपकी माशाल्लाह उम्र अब तकरीबन 42 साल हो गई है, वैसे हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप माशाल्लाह बहुत फिट भी हैं, यू आर स्टिल यंग। तो क्या समझते हैं इमरान ताहिर, अभी लोग इनको देखते रहेंगे आगे भी? मैं जब तक इस गेम को एंजॉय करूंगा मैं खेलता रहूंगा, और इंशाल्लाह उसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं अपनी सेल्फ का सबसे बेस्ट जज हूं। जब मुझे लगेगा कि मैं नहीं खेल पाऊंगा प्रोफेशनल क्रिकेट, मैं खुद ही छोड़। अच्छा, ये बताएं, अब क्रिकेट जो ना माशाल्लाह से फैंस भी बहुत हैं, परफॉर्म भी जबरदस्त कर रहे हैं, टीम भी माशाल्लाह अल्लाह पाक नजर बद से बचाए, अब क्रिकेट में कोई ऐसा गोल है जो अचीव करना रह गया है? जो एक चीज बाकी रह गई है वो है साउथ अफ्रीका से वर्ल्ड कप जो है जीतना। तो उम्मीद है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप में मुझे पिक करते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि टीम का हिस्सा बन के और वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश। अच्छा, और साथ में जनूबी अफ्रीका की तरफ से पाकिस्तान में खेलना, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बड़ा अच्छा हमारा सफर जा रहा है, और अल्लाह करे कि ये इसी तरह चलता रहे, जिस तरह हमारा स्टार्ट हुआ है हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला इसी तरह इसको खत्म भी करें। अच्छा, मैं पिछले PSL में शाहजेब क्रिकेट का PSL का शो कर रही थी, और जब मुल्तान सुल्तान जब जीता ना, इमरान भाई ऐसी खुशी थी ना कि मैं बता ही नहीं सकती आपको। लेकिन ऑब्वियसली इब्तदाई मैचेस भी अब जीते, अल्लाह पाक जो है नजरे बद से बचाई, यू गाइस आर डूइंग सो वेल, द टीम इज परफॉर्मिंग अमेजिंगली। बट एक चीज़ कि अब जो है ना टाइटल के दफा के लिए, उसको अपने पास महफूज रखने के लिए क्या प्लान्स हैं, और क्या लगता है कि कामयाब हो जाएंगे? देखें जी, आखिरी PSL से हमारी टीम का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तकरीबन सारे मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स द सेम जो कि लास्ट PSL में थे, तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा विनिंग कल्चर है उसको बरकरार रखें, एक दूसरे की सक्सेस के लिए खुश रहें, जो कि हमारी टीम का हिस्सा है। और हम जो हैं इस सीजन में आए हैं, हम 4 मैच खेले हैं, चारों जीते हैं, तो हम कोशिश करेंगे ये मोमेंटम बरकरार रहे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिस टीम में यकजहती हो वो कामयाबी उसके कदम चूमती है। बेशक ऐसा ही है, और इसमें आपने क्या बात की है कि जिसमें यकजहती हो, इसलिए हम लोग जब लोग सब कहते हैं ना, मुझे फीडबैक देते हैं, मैं आज फर्स्ट टाइम शाहजेब को भी बता रही हूँ, आप सब लोग को बता रही हूँ, लोग मुझे फीडबैक देते हैं, आप लोग दोनों जब शो करते हैं तो लगता है कि कोई फैमिली में बैठकर डिस्कशन हो रही है।
एंड आई थिंक इज बिकॉज कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर शो करते हैं और एक जैती ना इस तरह के बड़े बड़े रिजल्ट्स और यही वजह है कि आप लोगों की टीम इतनी कामयाब हो रही है। मेरे ख्याल में जितने यंग प्लेयर्स हैं उनके लिए भी इसमें बहुत सारी लर्निंग है कि वो इन सीनियर प्लेयर्स को देखते हुए अपने जो टीम कॉम्बिनेशंस हैं वो अपनी जो प्लानिंग है उसको बेहतर बना सकते हैं और इस तरीके से आगे भी आ सकते हैं। लेकिन खैर थैंक यू वेरी मच इमरान ताहिर साहब, आपने हमें सबसे पहले पाकिस्तान में ज्वाइन किया और जो हम देख रहे हैं मैचेस PSL के बड़े इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। सिर्फ एक दो टीम्स हैं जो हमें लग रहा है कि आगे नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन बाकी सब टीम्स बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। लाइक यू सेड ना शाहजेब कि अब कराची किंग्स के लिए हम दोनों वी आर रूटिंग फॉर कराची किंग्स टुडे कि हम चाहते हैं कि टूर्नामेंट में रहे और चाहते हैं सब लोग टूर्नामेंट में रहे, PSL चलता ही रहे, लेकिन आगे सीरीज भी आनी है और क्रिकेट का जो है वो सीजन साथ खरीद के ये भी गुजरे और भी सीजन आए। क्रिकेट लवर्स हैं, स्पोर्ट्स लवर्स हैं और मॉर्निंग शो लवर्स हैं, तो इस वक्फे के बाद रहेगा हमारे साथ उस पाकिस्तान में शाहजेब और माया। इस वक्फे के बाद होते हैं आपकी खिदमत में हाजिर। प्लीज डू स्टे विद अस। Once again, a very good morning. हम लोग ज़रा सुबह सुबह ऑब्वियसली बड़े कॉमेडी मूड में भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, नींद में भी होते हैं लेकिन आप लोगों के लिए जाग जाते हैं, बेदार भी हो जाते हैं। और कल रात की ही बात है शाहजेब के मेरी नीज़ जो है वो अपने छोटे भाई का जो है वो घर में ना वो जो किट होती है उससे वो चेक कर रही थी ना, मतलब कि क्योंकि उसको हल्का सा उसको इन्फॉर्मेशन हो रही थी, तो मैंने कहा अच्छा कितने का आता है, कैसे आता है, मैं सारी डिटेल्स ये सारी चीज़ उससे ले रही थी। तो आई रियली थॉट कि अब लोगों को भी इस बारे में अब बताना चाहिए। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कोरोना टेस्टिंग किट्स जो हैं उसको बाज़ारों में फ़रोख्त करने की अब बाकायदा तौर पर इजाज़त दे दी है, लेकिन क्या ये किट्स बाज़ारों में मार्केट्स में दस्तयाब हैं या नहीं हैं, कि कीमतें क्या हैं, ये सब हक़ाइक़ जानने के लिए हमने ये कोशिश की कि हमारे जो तमाम नुमाइंदे हैं उन्होंने ये कोशिश की कि वो मार्केट जाएँ और जाकर ये जानने की कोशिश करें कि क्या वाकई ये किट्स मिल रही हैं, और अगर मिल रही हैं तो क्या अफोर्डेबल हैं, इसकी प्राइस क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है। तो वो तमाम जो हमारे नुमाइंदगान गए उन्होंने क्या सूरत हाल देखी वो आपको दिखाते हैं। अब अगर किसी के अंदर कोरोना की अलामत है और वो लेबॉर्ट्री में जाके टेस्ट कराना नहीं चाहता तो अब किसी भी शहरी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने शहरियों की सहूलत के लिए कोरोना के टेस्टिंग किट्स की आम मेडिकल स्टोर पर फ़रोख्त की इजाज़त दे दी है। क्या कोरोना किट्स मेडिकल स्टोर पर दस्तयाब हैं, और अगर दस्तयाब हैं तो क्या उनकी कीमत एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद में आती है या क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। आइए अब मेडिकल स्टोर पर चलते हैं। अभी सिर्फ लेबॉर्ट्रीज़ में अवेलेबल है, अभी स्टोर्स पे आई नहीं है। अब ज़ाहिर सी बात है, हमें कोई आगे जिसका बताएगा कि यार ये किटें अंदर चलती हैं तो हमें पता लगेगा, हम मंगवाएंगे। अब हमें पता ही नहीं है। परचेजिंग अभी बंद की हुई है ना, परचेजिंग शुरू हो जाएगी तो मंगवा लेंगे आपके पास लोग आए कोरोना किट टेस्ट? हाँ, डिमांड आती है। कितने लोग आ जाते हैं दिन में? तो नहीं है, वीक में आ जाते हैं कोई 2-3-4 बंदे। 397 रुपये उस पर प्रिंट है, मैक्सिमम लोग 320-340 तरीके से देते हैं। उसमें मुख्तलिफ कंपनियों की आती है, अब एक महंगी भी आती है, सस्ती भी आती है। यहाँ पर जो हमने मेडिकल स्टोर्स के मालिकान से रब्ता किया तो उनका ये कहना यह है कि गवर्नमेंट ने इजाज़त तो दे दी है लेकिन अभी तक वो किट्स हमारे पास पहुँची नहीं है। अगर वो किट्स हमारे पास जैसी पहुँचेंगी तो हम उसकी फ़रोख्त शुरू कर देंगे। मेडिकल स्टोर वालों ने ये भी कहा कि अभी तक जो है अभी लोगों को भी इस बारे में मालूमात नहीं है, तो इसकी तशहीर करना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ने जो है कोरोना टेस्टिंग किट्स की आम फ़रोख्त की इजाज़त दे दी है। तो ये तो इसका मतलब है शाहजेब कि ये बात तो क्लियर हो गई कि इट्स अवेलेबल, बिकॉज रात ही मैंने पूछा भतीजी से तो उसने मुझे बताया कि 1200 की मिलती है, कहीं पर भी मिल रही है, कहीं नहीं भी मिल रही है अवेलेबिलिटी के ऊपर। बट देन अगेन अगर ये बात शुरू हो गई है और लोग ज़रा कम से कम जो बेसिस है कि पता कर सकते हैं कि भाई पॉजिटिव है खुदा ना खास्ता या नेगेटिव है, इंशाल्लाह तो एहतियात कर सकें, अपने आप को आइसोलेट कर सकें, जो एहतियाती तदबीर आप घर पे कर सकते हैं एटलीस्ट वो की जा सकें, क्योंकि स्प्रेड इसी तरीके से होता है कि हमें घर पर अगर कोविड हो भी जाए तो हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे साथ होते हैं और वो फैलते फैलते फिर वो आगे ट्रांसफर होता है, तो इस तरीके से हम उसको रोक सकते हैं। एटलीस्ट अगर घर पे किट्स मौजूद हो तो उसका फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन किट्स के बाद और कोविड के बाद हम कराची में आपको ये बताएं कि कुछ एक ऐसी खबर भी सामने आ रही है
हैं कि कराची के इलाके लियाकताबाद में सुपरमार्केट को शॉपिंग सेंटर बनाने का फैसला किया गया है। इसकी तज़ीन और आइश का काम भी होगा, साथ में शोरूम, मुख्तलिफ मसनूआत की आउटलेट्स बनाई जाएंगी और इस पर तकरीबन 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जब भी शाहजेब ग्रोथ की बात नजर आती है ना, कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करने की खबर आती है, तो वो मुझे इसलिए खुशी होती है बिकॉज हम कहीं ना कहीं फिर दुनिया के उस लेवल पर पहुंचने की हमारी एक अटेम्प्ट होती है, वो आगे बढ़ती हुई नजर आती है। वो उम्मीद कि हम कब तक उसी पुराने तारों में, पुरानी गलियों में, पुराने स्ट्रक्चर्स में फंसे रहेंगे। हमें अपनी जो है वो इलाकों को, अपने शहरों को, अपने कस्बों को, उनको ग्रोथ की ज़रूरत है, तो मार्केट्स को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लेकिन जो हमारे एक टीम मेंबर हैं और बहुत अच्छी बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट्स वो कभी तैयार करते हैं, कभी कभी काम ऐसे वो दिलचस्प कि बहुत अच्छी बनाते हैं, काम तो वैसे वो बहुत करते हैं, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स वो कम बनाते हैं और हम चाहते हैं कि वो और ऐसी बनाते रहें। हमारे टीम मेंबर शाहरुख वो गए और उन्होंने जाके देखा कि वहाँ पर कोशिश की कि मार्केट में जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है, तो वो आपको दिखाते हैं। एंड वी मिस यू। कराची पाकिस्तान का मशहूर शहर, लियाकताबाद इसका मशहूर इलाका और सुपरमार्केट इसका मशहूर तरीन मकाम। ये इमारत अपने वक्त की एक शानदार इमारत थी। इसे 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कायम कराया था। यहाँ 7 फ्लोर हैं, 700 दुकानें हैं, लेकिन अब इस मार्केट की हालत दुरुस्त नहीं है। ये मार्केट केएमसी के अंडर है। यहाँ के ताजिर केएमसी को किराया देते हैं, लेकिन इसकी हालत इतनी ख़राब है कि ताजिरों को सड़क पे कारोबार करना पड़ रहा है। ये 7 फ्लोर की मार्केट है, लेकिन इसके सिर्फ ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर ही दुकानों में काम हो रहा है। एक ताजिर के पास हम आए, उनसे जानते हैं इस मार्केट में वो काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है? उमैर नाम है मेरा सर। कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? जो तकरीबन 10 साल हो गए यहाँ पे इस मार्केट में काम करते थे। 10 साल में कभी इस मार्केट की रेनोवेशन होते देखी आपने? मेरे ख्याल से तो मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कि कोई काम हुआ, बल्कि हाँ ये है कि ऊपर कुछ दुकानें बनी थी तो वो टूटी ज़रूर है, हमने ये देखा, वो गैर कानूनी करार दी गई थी। अच्छा, ये सारी दुकानें केएमसी को आप लोग किराया देते हैं? बिल्कुल, अभी भी देते हैं? आपको अभी भी जाता है किराया। अगर देखा जाए तो अभी तक कोई ऐसा काम नहीं देखा हमने। और इस मार्केट का सबसे बड़ा मसला है कि देखें पार्किंग का बहुत इशू है, क्योंकि अब लाजमी सी बात है कोई भी शॉपिंग के लिए आता है और उसके पास एक महंगी गाड़ी, तो वो अपनी लाजमी सी बात है कार की सेफ्टी चाहेगा, तो अब रोड पे खड़ा करने में बड़ी परेशानी होती है। अब हमारे यहाँ पे अंदर पार्किंग है भी, लेकिन वहाँ ये हाल है कि जब भी बारिश होती है तो वहाँ पानी खड़ा हो जाता है बिल्कुल, और फिर पथारे भी हैं तो उस वजह से गाड़ी नहीं जा सकती। तो हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि कम से कम इस मार्केट, इतनी पुरानी मार्केट है ये, और काफ़ी दूर दूर से कस्टमर आते हैं यहाँ पे शॉपिंग के लिए, तो अगर वो पार्किंग को बहाल कर दिया जाए तो और अच्छी बात है। अगर उसके साथ साथ अगर रिपेयर का काम भी यहाँ पे हो रहा है, ये और इससे अच्छी बात क्या होगी, फिर हमारी मार्केट की एक वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि आप हैदरी जाएँ वहाँ पे देखें, आपको वहाँ पे पार्किंग भी अवेलेबल है, हर चीज़ मौजूद है गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरफ भी थोड़ा सा नज़रसानी करें कि इस हवाले से भी, लियाकताबाद मार्केट के हवाले से, ताकि यहाँ पर भी कस्टमर का जो एक रुझान है ना वो अच्छी तरह से रहे। पार्किंग भी यहाँ का एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन अब यहाँ के सारे मसले हल होने वाले हैं, क्योंकि सुपरमार्केट को मॉल बनाने का फैसला कर लिया गया है। इसकी छत पर फूड कोर्ट होगा, यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टेशंस बनेंगे, उनके डिस्प्ले सेंटर्स बनेंगे, तो यानी किस्मत बदलने वाली है। 30 साल से सुनते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ, मगर आप पहले इसका जो नीचे सीवरेज है ना उसका आप क्लियर करें पहले। अगर बन गया तो भाई फिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अगर ये बड़े मॉल बन गया यहाँ पे तो हम कहाँ जाएंगे? इसको प्रॉपर करवा, आए दिन मकसद यहाँ पर कहते हैं कुछ ना कुछ दम मचता रहता है, कभी पुलिस कभी केएमसी तोड़ फोड़, ये वो कोई मकसद प्रॉपर है ही नहीं। और दूसरी चीज़ है कि मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे कि तकरीबन 25 साल से ये लोग यही कर रहे हैं कि आते हैं जाते हैं देखते हैं सब करते रहते हैं। कोई प्रॉपर तरीके से बना देना एक चीज़ को, हर चीज़ को। आप देखें हैदरी मार्केट में किस तरीके से उन्होंने प्रॉपर तरीके से वो बना दी है, केबिन बना दी है, चीज़ें करती है। यहाँ पर भी कोई ऐसा सिस्टम कर देंगे, इससे पहली बात कितनी मरतबा ये लोग कोशिश कर चुके, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी नहीं निकला इससे। लेकिन आप किस तरह से पूरी मार्केट का खूबसूरती खत्म हो गई इस मार्केट की। आप सब्जी मार्केट भी चले हैं, उधर चले हैं, कहीं पर भी चले हैं, गोश्त मार्केट में चले हैं, चारों तरफ जाके देख लें, बिल्कुल हर सेवरेज पानी पड़ा हुआ है। 15-20 साल हो गए ज़मीन दोस्त के अंदर, बुनियादें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, हिल चुकी हैं, लेकिन फिर भी मकसद आते हैं साल ऐसे ही पड़ा रहता है। वो गंदगी, बदबू, कुत्ते, बिल्लियाँ सब मरे पड़े हुए नीचे। सुपर मार्केट में जहाँ चूड़ी की मार्केट थी उसके ऊपर शॉपिंग मॉल खोल रहा है, रोज़गार भी खुलेगा, माशाल्लाह से अच्छी बात है, खुलना चाहिए, मगर उम्मीद नहीं लगती हमें।
सुपरमार्केट की तज़ीन और आराइश के लिए 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे और उम्मीद है कि काम अगले 2 माह में शुरू हो जाएगा। ज़बरदस्त शाहरुख, आपने क्या हम लोगों को वो बाज़ार दिखाया है जो हम बचपन से देखते आए हैं, और अब उधर ग्रोथ की बात हो रही है, उसकी डेवलपमेंट की बात हो रही है, उसको कंस्ट्रक्ट करने की बात हो रही है, लेकिन लोगों के मकामी दुकानदारों के तिजारत जो वहाँ करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं। पार्किंग का वहाँ पर बहुत इशू है उनको, जो इस बारे में वो बात कर रहे थे, तो बड़ी अच्छी डिटेल्ड ये सेगमेंट आप लोगों ने देखा जो हमारे शाहरुख ने बनाया, बहुत अच्छा। साथ में आगे बढ़कर हम बात करेंगे अब जिस तरह आज कैंसर से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और साथ में इस दिन को मनाने का मकसद कैंसर की जो मुख्तलिफ इकसाम, अलामात हैं, वजूहात हैं, उनको जानना है, उनको आम करना है, लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना है ताकि इसकी आगाही हो लोगों में। साथ में हम आपको एक ऐसे बच्चे से भी मिलवाएंगे जिसके बारे में आपको ये बताएं कि वो ना सिर्फ कैंसर का डट कर मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि साथ में अपने टैलेंट से लोगों को भी खुश करते हैं और उनको ट्रेन भी करते हैं। कैंसर एक ऐसी ऑब्वियसली डिज़ीज़ है जिसके ऑब्वियसली मैं बहुत करीब से गुजरी हूँ, और मेरे घर में मेरे भाई या मेरी खाला, उन लोगों की डेथ्स इस वजह से हुई, और मैं समझ सकती हूँ कि उस फैमिली वो किस पेन से गुजरती है, उसके अपने किस पेन से गुजरते हैं, और जो खुद फाइट कर रहा होता है ना शाहज़ेब, वो अपना दर्द भूल के लोगों के लिए मुस्कुरा रहा होता है। तो ये वाली बात है, इस बच्चे से आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, वो वाली बात है कि आज शाहज़ेब ने इस तरह कहा कि वो डट कर इस तरह मुकाबला कर रहा है, ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम। और ये बड़ी बात है कि ये जो नन्हे, इनको रिपोर्टर भी कहा जाता है, अवैस शहजाद, ये 3 साल से ब्लड कैंसर से लड़ रहे हैं, और हम उम्मीद भी करते हैं, इनके लिए दुआ भी करते हैं कि ये जल्द से जल्द रिकवर हो सकें। साथ में ये मुकम्मल आगाही रखते हैं कैंसर के बारे में, और दीगर लोगों को, दीगर बच्चों को इसके बारे में बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इस तरीके से उनका हौसला भी बढ़ाते हैं। अच्छा, अवेयरनेस भी बढ़ाते हैं, उनका हौसला भी बढ़ाते हैं, खुद भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं। साथ में आपको ये भी बताएं कि मुख्तलिफ मकामात पर रिपोर्टिंग करते हैं, ये जो वीलॉग है वो भी ये बनाते हैं। सूबाई वजीर सईद गनी ने इनको अवैस शहजाद को चाइल्ड रिपोर्टर टैलेंट का अवार्ड भी दिया है। तो आज हम अवैस से बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं, आई एम सो एक्साइटेड कि हम लोग उनसे मिल रहे हैं आज। अस्सलाम वालेकुम, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, आप तो बहुत ही क्यूट से हैं और इतने हिम्मत वाले, इतनी सी उम्र में, क्या बात है। आजकल किन इश्यूज़ पर रिपोर्टिंग हो रही है रिपोर्टर साहब? जी, मुख्तलिफ किस्म की जगह पे जाता रहता हूँ, रिपोर्टिंग करते ही रहता हूँ। अच्छा, तो ज़रा मुझे अवैस कोई आज रिपोर्ट तो दें यार, कोई अच्छी सी, हमें भी रिपोर्टिंग करके दिखाएं, थोड़ी सी कुछ एक डेमो तो दें। ओके जी, इसे अगर देखें कि मैं 3 साल से ब्लड कैंसर से लड़ता हुआ आ रहा हूँ, ब्लड कैंसर की बीमारी रही मेरे को, मैं ये तकलीफ़ दे रहता, दाखिल रहना, मेरे को उधर एडमिट रहना। एक दफ़ा मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया, मेरे हाथों में हो गया, मेरे बाल झड़ गए, आईब्रोज, मेरे नाखून चले गए, मेरे गंजा होना पड़ा, मेरे ना कुछ था, मुंह पक गया, ना मैं कुछ खा सकता था, ना कुछ पी सकता था। बस अल्लाह के करम से मैं ठीक हो गया। मेरे हाथ पे इन्फेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि हाथ थोड़ा करना पड़ेगा, मगर वो अल्लाह की तरफ से नीचे जाता गया, फिर वो ख़त्म हो गया। फिर मैं ठीक होने बाद अभी भी मेरा इलाज चल रहा है। 3 साल मैंने गुजार ली हॉस्पिटल में। अब कीमो, उससे हाइड्रेशन, एंटीबायोटिक, कीमो से मुंह पक जाना, हाइड्रेशन लगाना, कैलोने लगाना, वो उनसे सुइयां लगाना, दर्द होनी। फिर मैंने कहा 3 साल से लगा रहे, कुछ नहीं होना, दर्द होनी है, सुइयां लगी जानी है, और तो कुछ नहीं होना, अल्लाह नहीं भेजा है, अल्लाह ही बुलाएगा। अवैस आप बहुत बाहिम्मत भी हैं, आपके अंदर हौसला भी है, आप एक बहादुर बच्चे हैं, और जिस तरीके से आप इससे लड़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं, हमारी टीम उम्मीद करती है, हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप इसको शिकस्त देंगे। ऐसे ही आपने अपना हौसला नहीं तोड़ना, आपने हिम्मत नहीं हारनी, और बहुत जल्द आप सेहतयाब भी होंगे। हम सब की हमारी तमाम दुआएं आपके साथ हैं। साथ में ये बताएं कि हम ये देखते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें भी आपके बारे में सुनते हैं कि आप इससे लड़ने के साथ साथ जो दीगर बच्चे हैं आपके आसपास, आप उनको भी हौसला देते हैं, उनको भी खुश रखते हैं, उनको भी आगाही देते हैं कैंसर के बारे में।
जी कि मैं ये कहता रहता हूँ हिले ना, सुई पतली सी होती है, लगेगी, कोई दर्द तो होएगा नहीं। बस मैं उनको ये हौसला देता हूँ कि वो लोग रो रहे हैं, उनको पहले रोने दो सही से। दूसरा पहले रो रहे, मैं भी रोने लग जाता हूँ, फिर वो मेरे को देखने लगे, फिर उनको क्या पता दूसरा बंदा सुई लगा रहे। अल्लाह, क्या कल 2 दिन पहले मैं हॉस्पिटल से होकर आया, उस दिन एक स्टाफ थी, नर्स थी, वो बच्चों को सुई लगा रही। मैंने कहा तुमने तो सुई तो लगा देनी हो, हिल है, इधर उधर सुई लग के नस इधर होगी, फिर ही तुमने उधर पट्टियां रख देनी है, फिर तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा। फिर क्या बोली वो उन्होंने फिर पहले मेरे को कर दिया, फिर बच्चों, मैंने कहा कि वो थोड़ा चुप हो जाएगा, फिर उनको करना। नर्स भी थी, गई मेरे साथ, खफा भी हुई है, नाराज भी हुई है। एक आती थी मेरे आंख मार देती थी, आते जाते आती थी आंख मार देती थी, मैं भी उसको मारता था, वो फिर ऐसे मारते थे। पठान साहब मेरे साथ बैठे थे, एक पठान, वो कहते आवाज वाला मारो। मैंने कहा वो कैसे? कहते ये वाली। फिर वो जैसे ही मेरे आंख मारी, मैंने वो कहती है क्या कर रहे हो? ऐसे ही फिर हमारा इंडस हॉस्पिटल में यही दिन गुजरे, हमने खेला, मैंने खेला उनके साथ। ये हमारा एक खेल था, डांस था, खेलता, बेड पे डांस करता था। जो मेरे दोस्त थे वो भी लेट चले गए, मैं दुआ मांगता हूँ उनके लिए, वो भी अल्लाह के पास इस वक्त है, वो ठीक हो पाए। अल्लाह के पास उनके लिए, मेरे लिए दुआएं। मैं खाना काबा जाना चाहता हूँ, मेरे लिए मेरी ख्वाहिश है, मैं खाना काबा जाऊँ, मेरे पहले दिन से ख्वाहिश है। शायद अफरीदी से भी मैंने मिलना है, मगर मैं शायद अफरीदी से मिल पाया हूँ। मैं शायद अफरीदी, मैं खाना काबा जाने, मैंने जन्नत देखनी है, मैंने वहाँ जाके दुआ मांगनी है। अल्लाह अल्लाह, आप इतने छोटे से हैं चंदा, आप इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें आपको कौन सिखाता है? खुद कर लेते हैं या कोई सिखाता है सारी बड़ी बड़ी बातें करना? खुद कर लेता हूँ। बस ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं उधर जाऊँ और भी तमाम बच्चों के लिए दुआ मांगू जो इंडस हॉस्पिटल में अभी तक दाखिल है, उनके लिए दुआ मांग पाऊँ मैं। अल्लाह, अच्छा, तो खाने काबा जाने की ख्वाहिश है? जी मेरी बहुत ख्वाहिश है। अब मैं शायद अफरीदी को चैलेंज देना चाहता हूँ। पहले उन्होंने मैं चैलेंज दिया था, उनका PSL वाला बैट था, वो बहुत भारी था, मैं उठा नहीं पाया, मैंने 6 मारे, फिर भी वो, अब मैं उनको चैलेंज दूँ, अब मैं उनको लेकर जाऊंगा। मैंने भी एक ओवर का उनको मैच दिया, अब मैं उनके साथ एक ओवर का मैच खेलूँ और उनको चैलेंज दूँ, ये चैलेंज दूँ अब वो मेरे को आउट करके दिखा दे। मैंने उनका एक दफा कैच पकड़ा और एक दफा उन्होंने मेरा कैच पकड़ा। अरे हार जाएंगे तुम्हारे आगे। बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है लाला आपके लिए इस अवैस की जानिब से कि वो आपको ये चैलेंज कर रहे हैं कि आप आउट करके दिखा दें हमारे अवैस शहजाद को। तो हम देखते हैं अगर लाला जो है वो आपका चैलेंज एक्सेप्ट कब करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी करें ताकि आपके साथ उनका 1 ओवर का मैच हो, हम भी जरूर देखने आएंगे। क्रिकेट का शौक है इसका मतलब है उवैस को बड़ा। अच्छा उवैस, PSL देख रहे हो? जी PSL देख रहे हैं, मैच चल रहे हैं, वहाँ पे मैच जीत रहे, लाहौर, इस्लामाबाद, हर टीम का चल रहा है, कोई आती है खेल के जाती है, यही चले जाएगा, कोई टीम आएगी जीत के ही जाएगी। तो कौन सी फेवरेट टीम है बेटा आपकी? मेरी पाकिस्तान है। ये तो जबरदस्त टीम बात की। तो आपकी है ही, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे कि आप शाहिद अफरीदी का जिक्र कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी तो सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन आपने शाहिद अफरीदी का जिक्र किया, तो शाहिद अफरीदी तो आपके फेवरेट प्लेयर हैं। ऐसे PSL में कोई फेवरेट टीम है या बस आप कहते हैं कोई भी जीत जाए बस मैं पाकिस्तान के साथ हूँ? मैं शाहिद अफरीदी का फैन हूँ, बाबर आजम। क्या बाबर आजम से भी मिलना है, बाबर आजम का भी मेरा शौक है, मैं उनकी भी वीडियो देखता रहता हूँ, मैच देखता रहता हूँ, मेरे उनके भी क्रिकेट पसंद है, वो भी खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। शाहिद अफरीदी और बाबर आजम से मेरे मिलने की ख्वाहिश है, बाबर आजम को भी मैं चैलेंज देना चाहूँगा। तो आप शाहिद अफरीदी, आप शाहिद भाई से तो मिल लिए हो ना, आप लाला से तो आपकी मुलाकात हो गई है, बाबर आजम से मिलना रह गया है? जी बाबर आजम से मिलना रह गया, मैंने अब उनसे मिलना है। मैं उनको ये रिक्वेस्ट दे रहा हूँ कि वो मेरे बुला लें, और खाना काबा के ये जो वहाँ के हुकूमत है, वो वहाँ की, वो मेरे को जल्द से जल्द बुला ले, मैं दुआ मांग पाऊँ। जो तमाम बच्चे हैं वो उधर बैठे हुए हैं, अभी भी उनको कीमो लग पा रही हैं, उधर एलेक्स पा लगना, कीमो लगना। मेरे वैट सेल जब मैं पहली बार आया था
मैं डाउन हो गया था, मेरी आंखें बंद थी, मैं टुन था, मेरे वाइट सेल इतने कम थे, 8,000 में अंदर वाइट सेल थे। उन्होंने मेरे को जल्दी जल्दी वाइट सेल लगाए, मेरे को थोड़ा आंखें खुली, फिर भी चक्कर आते रहे, ब्लड लगाया, मेरे दोनों हाथों के कैनोले लगाए गए, मेरे ठीक करा गया, बस फिर मेरे दाखिल करा गया। अगर आप लोग ठीक नहीं हो पा रहे हो, 4 दिन दाखिल हो गए, अगर ठीक हो रहे हो तो दाखिल हो गए, अगर जितने दिन ठीक नहीं हो रहे हो दाखिल नहीं रहो। हैंड सैनिटाइजर की एहतियात रखना, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, ये एहतियात लाजमी है। मिट्टी धूल जो जम्स होते हैं जहाँ पे वो आती है, डस्ट आती है, उसके अंदर मत जाना, फिर वही बीमार हो जाएंगे। बेड पे लेट जाना, जैसे मैंने भी 3 साल इतनी मुश्किलों से गुजारे, 3 साल गुजारना आसान नहीं है। आप अपनी बीमारी को और बढ़ा रहे हैं। आप एक काम ये करा करें, एहतियात लाजमी है आप लोगों के लिए, एहतियात मत छोड़ें। जो घर का खाना है, सेब, फ्रूट, जो केले, यहाँ पे सारी मशीनें हाजिर हैं, यहाँ पे सारे घर के खाने का, बाहर के जो जाली खाने होते हैं, खराब होते हैं, ये बताओ मैम सिस्टम होता है वो खराब कर देते हैं। सही बात है। तो ये बताओ घर का क्या खाना पसंद है, सबसे ज्यादा क्या फेवरेट है तुम्हारी डिश, कौन सी? मैं निहारी और पिज्जा ये सब खा लेता हूँ। वाह, अरे वाह। और उसके बाद इसके अलावा और तुम्हें क्या चीज करना और पसंद है? घूमना पसंद है या घर में रहना पसंद है? मेरे को घूमना बहुत पसंद है। पापा मैं ले जाते हैं गडानी, शिप ब्रेकिंग है, वहाँ पे जहाज आते हैं बहुत बड़े बड़े, उसके अंदर कमरे होते हैं, बिंदर ले जाते हैं कभी घूमने, ऐसे ही कहीं पार्क चले जाते घूमने फिरने, वीडियो बना लेते, समुंदर पे चले गए, जैसे लॉन्च पे चले गए, ऐसे हम लोग घूमते रहते। इंटरव्यू देने के लिए चले गए, ऐसे राउंड दिला देते पापा गाड़ी में कहीं। अल्लाह। तो उवैस तुम्हें घूमने का भी शौक है और तुम चाइल्ड रिपोर्टर भी हो, तो जब शाहजेब भाई नेक्स्ट जाएं कोई चीज कवर करने तो तुम साथ जाना पसंद करोगे? जी मैं ये कहूँगा कि मैं उनके साथ, पापा के साथ मेरे को ले जाते। पापा कभी पापा ने ना मेरे को मना किया है ना कुछ किया है। पापा हर चीज मेरे को दिलाते हैं, कोई चीज मना नहीं की। जैसा मैंने कहा है पापा मेरे हुक्म में चलने। जब विंडोज हॉस्पिटल में दाखिल होना, माँ बाप तो हैं बड़े, उनकी कमर होएगी दर्द, उनको एक कुर्सी जैसा तो उन्होंने बेड दिया हुआ है, इतना सख्त है और पीछे से इतना मजबूत है, पतला है, उस पे ना लेट पाएंगे, कमर दर्द होना। वो बच्चों को संभालें या खुद को संभालें? बच्चों को संभालें या खुद को संभालें। आपने आज बहुत सारी आगाही भी दी है, बड़ा कौन आ गया हमारे प्रोग्राम में। और साथ में आपने कोविड के हवाले से भी बहुत अच्छी बातें बताई हैं तमाम लोगों को। अब मुझे ये बताएं कि जितने बच्चे आपको इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि जब जिस तरीके से आप इतनी मुश्किलात से गुजरे हैं, इतनी परेशानियों से गुजरे, लेकिन आपका हौसला नहीं टूटा, आपने अपनी उम्मीद वैसे ही रखी और आप ऐसे ही अपना घूम फिर भी रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करना चाहते हैं। तो जिन बच्चों के हौसले टूट जाते हैं या वो थोड़े परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं ऐसी परेशानियों से, मुश्किलात से, उनके बारे में आज या उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी एहतियात मत छोड़ें, एहतियात को लाजमी रखें, मास्क पहनी रखें। अगर आप एहतियात छोड़ दो वही आपका हाल हो जाए, वाइट सेल गिरने लग जाएंगे। एहतियात लाजमी रखें, डस्ट में ना जाएं, जहाँ पे धूल मिट्टी हो। अभी देखें आप लोग जैसा बच्चों स्कूलिंग करा रहे हो वो भी मत कराएं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे होते हैं सारे तमाम जरासीम आना, आसान से एक दूसरे साथ बैठना, जरासीम लगना। इसी तरह से मास्क पहने रखें, सैनिटाइजर लगाएं, या आपके तहत जरूरी है घर का खाना खाते रहें और बाहर की जो भी चीजें जाली वो मत खाएं। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें सेहत दे। बच्चे आपके लिए ढेरों दुआएं आज के प्रोग्राम के बाद होंगी। जहाँ जहाँ ये देखा गया है लोग आपके लिए और आपकी जैसे तमाम आपके दोस्तों के लिए। जी बोलिए। वैसे भी मैं मुख्तलिफ गाने गाता रहता हूँ, गुनगुनाते रहता हूँ, मगर ये मेरा अच्छा गाने में रुला देता हूँ सारो। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। दुनिया यही रहेगी, दुनिया यही रहेगी, हम रह गए अकेले। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, अफसोस हम ना होंगे।
अल्लाह तुम्हें सेहत दे, तुम्हें ज़िंदगी दे, तुम बिल्कुल होगे और अल्लाह तुम्हें सलामत रखेगा। और तुम ये याद करोगे प्रोग्राम कि तुम्हारे भाई और तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए दुआएं की थी, तुम्हें दुआएं दी थी। अल्लाह पाक के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज जुमे का दिन है और तुम्हारे लिए ढेरों दुआएं। सलामत रहो, वैस मत रहो। मेरा ख्याल है एक छोटा सा बच्चा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर गया। इसी बात पर थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर हमारे साथ आने का बेहद शुक्रिया। आप हमें देख रहे हैं बराह रास्त सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब अहमद और माया खान के साथ। और मैं अब शाहजेब से एक सवाल करना चाहूँगी और वो ये है कि जब ग्रीन लाइन स्टार्ट हो रही थी शाहजेब, तो हमने उसकी प्री लॉन्चिंग भी हमने की। हमने बताया देखने वालों को कि जनाब ग्रीन लाइन होने वाली है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या चैलेंजेस आए, क्या लोगों ने शिकायत की, किस तरीके से जो है वो एक एम्बेसडर ने, काउंसिल जनरल ने वो ट्रैवल भी किया। बट शाहजेब अब क्या सिनेरियो है, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग? अब हम ये देख रहे हैं कि जो ग्रीन लाइन है वो बेहतर से बेहतरीन इस तरीके से हो रही है कि वहां पर जो सफर करने वाले लोग हैं उनको ये सहूलत मिल रही है और वो ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लोग इससे मुस्तफीद भी हो रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और उनको चाहे वो यूनिवर्सिटी जाने वाले लोग हों, ऑफिस जाने वाले हों, वैसे ट्रैवल करने वाले लोग हों, उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो इसका मतलब शाहजेब कि कहीं ना कहीं उस लेवल को या उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा जा रहा है। अच्छा, लोगों को अभी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो क्या आसाइश मिल रही है? ये बहुत अच्छे सवाल है, बिकॉज मेरे जहन में ये था कि नहीं चलेगी। पता है ऑनेस्टली मैं बताऊं, लोग शिकायत करेंगे, वो टिकट नहीं मिल रहा था, मशीन याद है पहले दिन बैठ गई थी 25 दिसंबर को जब ये लॉन्च हुआ था। लेकिन एट टाइम्स आपके अपने ही जो एक्सपेक्टेशंस है ना, हम उम्मीद करते हैं हमारी उम्मीदें खुद ना पूरी हों। सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है और वो तमाम चीजें मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जैसा कि ये बताया जा रहा है कि पीर से हफ्ते तक तकरीबन 35,000 लोग ट्रैवल करते हैं ग्रीन लाइन पर, उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ संडे की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ संडे के दिन यानी कि एक दिन के अंदर 45 से 50,000 लोग ग्रीन लाइन बस पर सफर करते हैं। लेकिन इसके टिकट खरीदने का तरीकेकार, जिस तरीके से हम उससे बात कर रहे थे कि आप कैश पे भी खरीद सकते हैं पेपर टिकट, और साथ में आप कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उसका तरीकेकार क्या है, उसके फवाइद क्या है? तो कार्ड मतलब आपका अपना कार्ड, कोई बैंक का कार्ड या अपना ट्रैवलिंग जानने की कोशिश करेंगे कम्युनिकेशन मैनेजर से। तो हमें कम्युनिकेशन मैनेजर ग्रीन लाइन मोहम्मद बिलाल खालिद ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आपसे हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि टिकट खरीदने का जो तरीकेकार है उसके बारे में बताइएगा कि ये जब खरीदते हैं तो एक तो हम पेपर टिकट खरीद सकते हैं, साथ में कार्ड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसमें फ़र्क क्या है और फ़वाइद क्या हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। जी सबसे पहले तो जैसे कि आप लोगों ने जिक्र किया सॉरी, कुछ थोड़े से हिकअप्स थे इसके स्टार्ट में हमारी इस प्रोजेक्ट के, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी राइडरशिप जो है वो बेहतर है और एक अच्छा हम नंबर जो है अचीव कर रहे हैं डेली। और कुछ चीज़ें हैं जो हम जिन पे मज़ीद वर्किंग कर रहे हैं और होपफुली ये चीज़ हमारे जो नंबर्स हैं राइडरशिप के वो बहुत बेहतर हो जाएंगे होपफुली। जो जहाँ तक टिकटिंग का सवाल है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों को इस पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी रही है। हमारे बेसिकली टिकटिंग के दो तरीके हैं जिस पे हम ऑपरेट कर रहे हैं टिकटिंग इस वक्त। एक है हमारा जो एक पेपर टिकट होता है, बार कोड जिस पे होता है, वो बेसिकली एक वन टाइम सिंगल डे वैलिडिटी का कार्ड है जो आप वन टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी जो कॉस्ट है वो है 55 रुपीज़। और उस पर आप जो जितना भी ट्रैवल करें, चाहे एक स्टेशन है या पूरे 22 स्टेशन आप ट्रैवल करें, आपको बिल्कुल फिक्स 55 रुपीज़ कॉस्ट करेगा। इसके बरक्स जो हमारा एक प्रोग्राम का कार्ड है, बेसिकली ब्रीज कार्ड, हमारा सिस्टम का नाम ब्रीज है, तो उस हिसाब से उन्होंने जी, तो वो ब्रीज का जो हमारा कार्ड है, वो कार्ड जो है उसमें ये सहूलत मौजूद है कि आप डिस्टेंस बेस्ड, यानी कि जितना आप सफ़र करें उस हिसाब से आपको जो है उसकी जो फेयर्स हैं या उसकी जो टिकटिंग की कॉस्ट है, उस तरह आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप उसमें कम से कम जो मिनिमम फेयर है वो 15 रुपये है। अगर आप
2 किलोमीटर के अंदर अंदर ट्रैवल करते हैं स्टेशन के अंदर, तो आप 15 रुपीज़, जो कि बहुत मिनिमल है कराची में, आप देखा होगा कि जो कॉस्ट है बहुत अफोर्डेबल है। हमारे पास जितने भी बाकी मोड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, जिसमें हमारे मिनी बसेस, कोचेज़ या इवन जो रिक्शा चिंगचीज़ वगैरह हैं, उससे भी कंपेयर करें तो ये बहुत एक अफोर्डेबल और मिनिमल अमाउंट है। और जो इसकी मैक्सिमम अमाउंट है वो जाती है उसी पे 55 रुपीज़ पे। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। आवाम को थोड़ा सा इसके हवाले से जो है कन्फ्यूजन थी, वो हम वक्तन फ़वक्तन वो कम्युनिकेट करते रहते हैं लोगों को, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा इंकरेज करती है और इंकरेज करेगी हमारे सिस्टम को यूज़ करने। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बातें सब बताई कि एक कार्ड जो है वो 1 टाइम यूज़ कर सकते हैं, और वो 1 टाइम जो यूज़, अच्छा मुझे एक पहला सवाल तो ये करना था बिलाल साहब कि क्या बताइएगा कि 55 रुपये का जो एक कार्ड है वो 1 टाइम यूज़ से ज़्यादा अगर कोई चाहे कि मैं हफ्ते का लोड करवा लूँ तो क्या उसमें गुंजाइश होती है, या वो एक ही बार का अभी तक ऑप्शन है कि एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं? मुख्तसर बताइएगा, क्या सवाल करूँ जी। जो कार्ड जो है वो 1 टाइम यूज़ नहीं है, वो आपका लाइफ टाइम आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, रिचार्जेबल। वो 100 रुपये का कार्ड है, वो आप एक दफ़ा परचेज़ करेंगे, आप अपने पास रखें और उसको फिर आप रीलोड कराते रहें, और आप अप टू 1000 रुपीज़ उस पर रीलोड कर सकते हैं। तो वो आपकी प्रॉपर्टी है, जैसे आपके बाकी कार्ड्स होते हैं, बैंक का कार्ड है या इस तरह के जो कार्ड्स होते हैं, जैसे कि बाहर होता है, बाहर जैसे ट्रेन के सफ़र होते हैं, बसेस के सफ़र होते हैं, उसमें आपके RTA कार्ड होता है, उस कार्ड में आप रीलोड करवाते रहते हैं और आप उसको रीयूटिलाइज करते रहते हैं जब तक उसकी वैलिडिटी होती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, यहाँ पर ये बताइएगा जी, मुझे यहाँ पर ये बताइएगा कि जब बस के अंदर बच्चे भी ट्रैवल कर रहे हैं, ख़वातीन भी ट्रैवल कर रही हैं, साथ में यूनिवर्सिटी के जो तलबा तालिबात हैं वो भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, बुजुर्ग लोग भी होते हैं, कभी कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी कुछ जो है वो पर्स निकाल लिया जाता है किसी का, ऐसे हमने अक्सर देखा है। तो सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए कि तमाम मुसाफिर बाहिफाजत अपनी मंजिल पर पहुंचे, इसकी श्योरिटी के लिए क्या किया गया है? खासतौर पर कैमरास लगाए गए हैं, क्या कोई गार्ड भी वहाँ पर मौजूद होता है बस के अंदर? देखें, ये हमारा जो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं सिक्योरिटी की जिसकी आपने बात की, अभी निशानदेही की है। एक तो अगर कोई इस किस्म का लोगों के दरमियान कोई लड़ाई या झगड़ा हो, जो कि अभी तक हमने कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया बड़ा इंसिडेंट, तो उसके लिए ऑब्वियसली जो हमारी सिक्योरिटी स्टेशन पे अगर आपने विज़िट किया हो तो मल्टीपल लेयर्स सिक्योरिटी है। आप स्टेशन के अंदर जाएं उस वक्त भी आपको सिक्योरिटी का चेक मिलता है, आप टिकट बूथ के एरिया में मिलता है, स्टेशन में जब आप बस में एंटर हो रहे होते हैं उस एरिया में भी गार्ड्स होते हैं। तो ये एक मल्टीपल लेयर तक हमारे पास सिक्योरिटी का बंदोबस्त होता है। ऑब्वियसली एक लिमिटेड नंबर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं हमारे पास, और ये हमने जो हमारे जो बेसिकली पार्टनर्स हैं जिनको हमने आउटसोर्स किया हुआ है ये फैसिलिटी पूरी सिक्योरिटी कंपनीज को, तो वो बहुत प्रोफेशनल हैं। तो सिक्योरिटी जहाँ तक इस स्टेशन से रिलेटेड और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो तो उनको बहुत प्रोफेशनली इन चीज़ों को देख रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास कैमरास हैं, उनका बड़ा एक अच्छा नेटवर्क मौजूद है कैमरास का। अच्छा, और उससे हम बहुत अच्छी कवरेज ले रहे हैं। मुख्तसर बताइएगा, एक वक्त में कितने लोग मुसाफिर जो हैं वो सफ़र कर सकते हैं बस में? बस इतना बता दीजिएगा जल्दी से। जी, तकरीबन 150 लोग जो है इस पर ट्रैवल करते हैं। यहाँ में सिर्फ एक चीज़ गुजारिश है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वक्त की कमी के बायस आपसे बहुत सी बात रही, लेकिन बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और कम्युनिकेशन मैनेजर ग्रीन लाइन मोहम्मद बिलाल खाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। एंड यू वर राइट एक्चुअली शाह साहब कि बड़ी ऑब्वियसली तादाद बढ़ रही है, क्वालिटी मेंटेन हो रही होगी। सो वेरी हैप्पी जी, हम लोग देख के हमारी तरक्की हो रही है और हमारी बसेस जो है वो इस तरीके से ऑपरेट भी कर रही हैं। सो कंग्रेट्स ऑन दैट। सो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़े हम, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, फिर आपको कुछ नन्हे स्टार से मिलवाएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। बहुत सारी स्टोरीज आप लोग देख चुके हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव स्टोरीज देख चुके हैं, लेकिन अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उन नन्हे सुर लगाने वाले सितारों से जिनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वो आज हमें बहुत सारे गाने भी सुनाएंगे। माया, मेरी बात तो नहीं कर रहे। नन्हे फनकारों की बात गायकी दुनिया में पाकिस्तानी टैलेंट अपनी मिसाल आप है यकीनी तौर पर, और बड़े तो बड़े हमारे बच्चे भी बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत कमाल
कमाल करते हैं, जहाँ जाते हैं कमाल करते हैं। उनकी वीडियोस बहुत वायरल होती हैं इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाते हैं। तो हम मेरे ख्याल में इंतज़ार ना करें, उनसे मुलाकात करते हैं। माया, अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है। हमारे साथ हैं अरीबा सुल्तान, बरीना नदीम और सैयद अब्दुल्ला। भाई वेलकम सुबह सवेरे पाकिस्तान में, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, आपको सुबह सुबह उठे, आप हमारे लिए आए। और आपके चीक्स में खा सकती हूँ? नहीं, अच्छा मना किया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन मेरा फ़र्ज़ था पूछना। आप लोग आए, आप लोगों का शुक्रिया। भाई सुना है बड़ी धूम मचा रही हैं ये आवाज़ें और ये टैलेंट, क्या बात है। कैसे, कहाँ से गाना, कहाँ सीखा, क्यों, कैसे, बताओ, पहले तुम बताओ। मुझे तो 2 इयर्स हो गए हैं सीखते हुए सुरताल म्यूज़िक अकेडमी से। अच्छा। और जिस अकेडमी से मैं सीखती हूँ उसी अकेडमी से ये भी सीखती है और ये मेरी फ्रेंड भी है। और हम डेली 2 घंटे रियाज़ करते हैं। और हमारी अकेडमी में सिर्फ ये सिंगिंग नहीं सिखाई जाती, बल्कि हमें हाथों के एक्सप्रेशंस कैसे करने हैं, फेस एक्सप्रेशन कैसे करने हैं। अच्छा, ये भी तालीम दी जाती है? जी। इसलिए आप अच्छा स्माइल कर रही हैं आज। अच्छा, मैंने तो सुना है कि आपने तू झूम जो है अभी हम, क्योंकि हमें कुछ दिन पहले ही अब्दुल परवीन जी का हमने इंटरव्यू भी किया और तू झूम पूरी दुनिया में झूम रहा है। हमने सुना है गुड़िया, हमें खुफिया ज़राए से पता चला है कि आपने तू झूम जो है वो अभी गाया है और दुनिया में वो बड़ा जो है वो पसंद किया जा रहा है। जी। अच्छा, तो हमें तो सुना है। हमें सुना ही नहीं, हमें कैसे पता चला? आगाज हम इस तू झूम से करते हैं। जी। पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हसदी जावा, हो पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हसदी जावा। तुप्पा दे नाल लड़ लड़ के मैं लबियां अपनी छावा। दुख भी अपने सुख भी अपने मैं ते बसे जाना। दुख भी अपने सुख भी अपने मैं ते बसे जाना। सबनू समझ के की करना है, दिल नू ऐ समझावा। तू झूम 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 झूम, क्या बात है, वाह वाह। तू झूम 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 झूम। मैं दीवानी कुछ ना जाना, मस्त होके गावा। मैं दीवानी कुछ ना जाना, मस्त होके गावा। दुनिया राजी करके कमले फिर भी चैन नहीं आना। सारी खुशियाँ मिल जा बढ़ते पीछे की रह जाना। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, दिल नू ऐ समझावा। तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम। सदके भाई, सदके, क्या बात है। और अभी मुझे पता चला कि आपकी जो एकेडमी सुरताल है उधर से मुजद्दिद अमजद साबरी भी जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं। और मैं इस एकेडमी को अपनी टीम की तरफ से, अपनी ज़ाती तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों के स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़िया नाम है उनका, और ज़िया आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मैंने मुज्जी को छोटा भी देखा, मुज्जी को अब कुछ सालों बाद भी देखा। उसकी आवाज़ में जो ग्रोथ आई है, वाकई में उस्तादों का बहुत बड़ा किरदार हो रहा है। तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे इतने खूबसूरत टैलेंट को पॉलिश भी कर रहे हैं और आगे निखार रहे हैं। आपने वाकई गाने के साथ इंसाफ किया है, क्या बात, इतना प्यारा आपने गाया है। आपकी उम्र कितनी है? 11 years। 11 years। और आप कहने कि आप 2 साल से सीखती आ रही हैं। 2 साल पहले गाना शुरू किया था या सीखना शुरू किया था? मैं 4 years की थी तब मुझे गाने का बहुत शौक था। तो फिर मेरे लिए पापा ने कहा कि इसके अंदर टैलेंट है, तो फिर पापा ने मेरे लिए प्रॉपर एकेडमी का इंतजाम किया जिसमें सर ज़ियाउल हकम। क्या बात है जनाब, ज़िया तो छा गए और ज़िया के बच्चे भी छा गए। मैं चीक्स खा तो आप हमें क्या सुना रही हैं अब? हैं अरीबा? मैं बारी सॉन्ग सुना रही हूँ। सुना दो, सुना दो। तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाह हथ ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसे तेरी निगाह सजना, जांदी जांदी दस दी जा तू दिल दे विच
की तेरे दिल दे विच की तेरे मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां नी तू दिल दे चार चफेरे नाल सांभ के रखनी है कोई दिल च न ला ले डेरे मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक वारी ताइयों दिल दी दीवारां ते तू एक न बनाई बारी मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया मैं उड़ाते मैं हवावां नाल लड़निया मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया मैं उड़ाते मैं हवावां नाल लड़निया ख्वाब अपने अपनी अखियां विच संभाले मैं इसलिए ते दिल ते अपने लाल ताले मैं उच्चियां उच्चियां दीवारां रखियां इस दिल दे चार चफेरे नाल सांभ के रखनिया कोई दिल च न ला ले डेरे वे मेरा पहला भी दिल टुटिया मेरा एक वारी ताइयों दिल दी दीवारां ते मैं एक न बनाई बारी जबरदस्त बेहतरीन क्या परफॉर्मेंस है भाई चलती नहीं लोग चलती माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही भाई प्यारी प्यारी सी बच्चियां और कमाल ही कर दिया है। मैं कहती हूँ कि अगर हम थोड़ा सा और कमाल की बात करें शाहजेब तो मुझे कमाल कोई पीछे भी है जो बहुत कमाल कर रहे हैं बैठ के। एग्जैक्टली जो पीछे है ना तो ये सैयद कमाल नहीं है ये सैयद अब्दुल्ला है ये सैयद अब्दुल्ला है साथ हमारे साथ मौजूद बराह रास्त। आप देख रहे थे कि हर तरह से एक तबला यंग सा लड़का बैठा हुआ है बच्चा और क्या ज़बरदस्त वो तरीके से ना बजा रहे हैं। बता दें जनाब ये इनकी उम्र क्या है खुद बताएंगे। और ये सुना है कि शाहजेब हम जैसे हमें पता चला ये हर प्रोविंस की जो है वो धुन बजा सकते हैं हर तरह का तबला प्ले कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ तो यार क्या टैलेंट है अपने बारे में कुछ बताइए बरखुरदार। मैं जना सुल्तान म्यूज़िक एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। क्या बात। वहाँ पे मैं सर राहत से सीख रहा हूँ तबला मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए हैं मैं उनकी शागिर्दी में। तो अब बस शौक था मुझे तबला सीखने का। अच्छा सही अब्दुल्ला यहाँ पर मैं एक छोटा सवाल करूंगा उसके बाद हम आपसे कुछ सुनेंगे। आजकल हम नौजवानों को देखते हैं गिटार सीखते हैं वायलिन सीखते हैं मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट सीख रहे होते हैं। जी। तबला सीखने का शौक मेरे ख्याल में काफ़ी कम रुझान पाया जाता है। हाँ जी। आपको कैसे शौक पैदा हुआ कि आपने तबला सीखना? मुझे तकरीबन बचपन से मैं नुसरत फतेह अली खान साहब को सुन रहा हूँ तो मुझे उनकी कवाली सुन के उसके अंदर जो तबला उस्ताद दिलदार हुसैन साहब प्ले करते हैं तो मुझे काफ़ी वो इंस्पायर किया उन्होंने। तो बस उस से मैं तो क्या सुनाने जा रहे हैं पहले? मैं आपको चारों सूबों का मैं रिदम सुनाऊंगा। शुरू करते हैं सिंध शुरू कर बिल्कुल। सिंध यस। थैंक यू सो मच। सिंध जो म्यूजिक है क्या बात है और अब हम चल रहे हैं बलोचिस्तान। क्या बात है जी आ जाओ फिर। बलूचिस्तान से सफर आगे बढ़ रहा है पेशावर की साइड।
माया ये म्यूजिक सुन के ऐसे डांस करने का दिल कर रहा था। हाँ, ये शावर वाला जो डांस मैं बहुत मतलब कंट्रोल कर रही है। नेक्स्ट पंजाब की तरफ आ जाते हैं, वापस हमारी फ्लाइट आ रही है, जबरदस्त। जाना है, इन लोगों में से एक एक करके पिक करते रहेंगे, ठीक है? तुम जो भी सुर दो तुम लोगों ने पिक करना है। डन? डन, चलो लेट्स डू। यानी कि कौन सा सूबा बज रहा है? कोई भी। पंजाब? ठीक है, पंजाब से शुरू करते हैं। पंजाब में हैं तो पंजाब से शुरू करते हैं। चलो डालेंगी ना? हैं? शुरू कर देंगी? डालेंगी ना जनाब। यही तो पकड़ना है, यही तो जगलबंदी है, वो उसी पे पकड़ना है। चले कवाली कोई कवाली कोई भी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू 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 जबरदस्त भाई। अब कोई भी क्या बात है, तुम दोगे बीट, तुम दोगे, गाएंगी ये। अरीबा सुल्तान क्या सुना रही हैं फिर आप? ये धुन आप देंगे, किसके दे रहे हो? ऐसी किसी सॉन्ग की, किसी भी सॉन्ग की। चलो सॉफ्टनेस, इत्मीनान, सुकून, बड़ा प्यारा गाती हैं आप। जबरदस्त। अरीबा अच्छा तो कौन सा अरीबा वैसे सबसे फेवरेट सिंगर कौन है, किसको आप सबसे ज्यादा सुनती हैं या जिनके जैसे गाना गाना चाहती हैं मुस्तकबिल में? मैं नुसरत फतेह अली खान साहब। तो फिर अगर जिनकी इतनी फैन हो तो हमें कुछ सुनाया क्यों नहीं? फिर उनका कोई है ऐसा इंज हो सकता है? इंज नहीं हो सकता, सुनना पाएगा फिर हमें। फिर खान साहब की कोई जो ऐसी कवाली, ऐसा कोई कलाम जो आपको बहुत पसंद हो और बहुत आराम से आप हाँ है मन टिके, ठीक है, डन। मन अटके आबे परवाह दे नाल, मन अटके आबे परवाह दे नाल, मन अटके आबे परवाह दे नाल, उस दिन दुनिया
बात है भाई, आज तो कमाल हो गया हमारे शो में, इतना टैलेंट, इतना ढका छुपा टैलेंट जिसका हमें पता ही नहीं था। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है शाहज़ेब, आज जबरदस्त, मतलब क्या आवाजें हैं। मतलब तीनों अपने अपने काम में मेरे ख्याल में इस उम्र में, इस एज में बेहतरीन है। हम अरीबा को सुने, हम वरीना को सुने, चाहे सैयद अब्दुल्ला हो, तीनों बेहतरीन, गा भी बहुत अच्छा रहे हैं और उनकी तो खैर क्या बात है, क्या सपोर्ट दे रहे हैं। बिल्कुल, हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, फिर गुफ्तगू तो चलती रहेगी और बहुत कुछ आपको आगे दिखाना है। Once again a very very good morning। जैसे हमारी यहाँ पर एनर्जी और म्यूजिक और मोहब्बतों और मासूमियत वाली मॉर्निंग हो रही है, आई एम श्योर आप लोगों को भी उतना ही मजा आ रहा होगा हमारे साथ। हम इतना एंजॉय कर रहे हैं तो लोग तो मेरे ख्याल में यकीनन बहुत एंजॉय कर रहे होंगे ऑब्वियसली। लेकिन इस तरह से आपने अरीबा से पूछा, इस तरह ही मैं चाहूंगी कि जो है वो छुटकी जो है ना हमारी दूसरी। बिल्कुल बरीना, आप बताएं आपके सबसे फेवरेट सिंगर कौन है, किसको आप सबसे ज्यादा गाना पसंद करती हैं? मेरी सबसे फेवरेट सिंगर मैडम नूरजहां है और मैं समझती हूँ कि वो जो भी गाना गाती थी दिल से गाती थी और मैं उनको फॉलो करने की। और आप भी दिल से गाती हैं? जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो हम कुछ सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं। चलें जी, बरीना कुछ हमें सुना दें। मैडम नूरजहां का सोने दी तवीतड़ी। ओहो जबरदस्त। सोने दी तवीतड़ी जे मैं होंदी ढोल ना वे ढोल ना, सोने दी तवीतड़ी रंदी गल नल लग के तेरे सामान दे नेड़े नेड़े कि वे बड़ा जानिया वे जानिया होए सोने दी तवीतड़ी जे मैं होंदी ढोल ना वे ढोल ना, सोने दी तवीतड़ी मैनू ए तवीतड़ी दे नाल बड़ी खार वे वंड ले आए ने मेरे नाल तेरा प्यारे ऐसो तन सोने रंग दी नहीं लगदी मैनू चंगी अगाला दे हानिया वे हानिया ओए सोने दी तवीतड़ी जे मैं होंदी ढोल ना वे ढोल ना, सोने दी तवीतड़ी। क्या बात है भाई, जे में होंदी ढोलना, आप तीनों का इतना शुक्रिया कि हम दोनों जो है ना शायद आज सही महफिल सजी है ना हमारे शो सही महफिल सजी है, सही। थैंक यू वेरी मच, आप तीनों यहाँ पर आए, हमें ज्वाइन किया और हमें इतने खूबसूरत गाने सुनाए, म्यूजिक सुनाया, मुख्तलिफ कल्चर्स की म्यूजिक सुने आज हमने, वो धुनें भी आप लोगों ने सुनी। तो इनका तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें ज्वाइन किया, लेकिन प्रोग्राम में अभी कुछ हिस्से बाकी हैं, कुछ स्टोरीज बाकी हैं जो आपको बतानी है। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि हम हर प्रोग्राम में मेंटल हेल्थ पर जरूर बात करते हैं शाहज़ेब, बिकॉज बार बार इसको बेल बजाने की जरूरत है, बार बार याद दहानी की जरूरत है। पाकिस्तान में खवातीन के लिए कोई भी शोबा जो है उनके लिए मुश्किल नहीं होता, लेकिन उनके लिए प्रोफेशनल दुनिया में आना वो उससे पहले चैलेंज उनके घर से शुरू हो जाता है, उनके उस माहौल से शुरू हो जाता है जहां पे वो ग्रो करना चाहती है, वो काम करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, कुछ उनके ख्वाब होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल दुनिया तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत चैलेंजेस का शिकार हो जाती हैं। बहुत सारे मुआशरे के जो मसाइल होते हैं उसमें आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है, कुछ इस तरीके से उनको जुमले सुने जाते हैं जिसकी वजह से उनकी जो मेंटल हेल्थ है, जो उनका हम कह लें कि ज़हनी सेहत है, वो उस पर असरअंदाज होती है और जिस वजह से बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाती हैं। बीइंग अ वुमन आई विल से कि हाँ हम शो ज़रूर करते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन बातों का, उन जुमलों का, जैसे कि आपने कहा, चाहे वो रक्षा में ट्रैवल कर रही हो, वो बस में ट्रैवल कर रही हो, बस स्टैंड पर खड़ी हो, वो कहीं शॉपिंग मॉल में हो, वो कहीं ऑफिस के एनवायरनमेंट में हो, वो कहीं स्कूल में टीचर हो, वो कहीं भी कहीं से जा रही हो, तवज्जो का मरकज ज़रूर बनती हैं और ये जुमले उनका पीछा करते हैं जिस वजह से उनको नुकसान पहुंचाते हैं। डीप डाउन कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ इससे मुतासर हो रही होती है। तो इसी पर हम बात करेंगे। हमारे नफ्सियात तय्यबा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि खवातीन को बहुत सारे जुमले सुनने पड़ते हैं, बहुत सारे मसाइल का सामना होता है जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच रही होती हैं, इन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। इसी से जो हम लिंक कर रहे हैं कि उनकी जो ज़हनी सेहत है वो कहीं ना कहीं मुतासर ज़रूर होती है। आप क्या समझती हैं? बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे की एक तल्ख हकीकत है जिससे कहीं ना कहीं हर औरत को सामना करना पड़ता है।
और इसके जो असरात होते हैं वो ना सिर्फ एक लंबे अरसे के लिए होते हैं बल्कि काफ़ी सीवियर भी हो सकते हैं, हर इंसान के लिए वेरी करते हैं, परमानेंट भी हर इंसान के लिए मुख्तलिफ, बिल्कुल परमानेंट भी हो सकते हैं। और बहुत ज़रूरी होता है कि इसको समझा जाए और शुरू से ही इस चीज़ पर नज़र रखी जाए कि क्या हो रहा है। जो कोई इस तरह की किसी भी हरासमेंट से, इस तरह की किसी एक्सपीरियंस से गुजरता है, कहीं ना कहीं वो एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के तौर पे उनके अंदर रजिस्टर होता है, एक ट्रॉमा होता है उनके, और उस ट्रॉमा के असरात जो है ना सिर्फ ज़हनी होते हैं बल्कि जिस्मानी और जज्बाती तौर पर भी वो महसूस करते हैं। सबसे पहले तो उनकी खुद एतमादी मजबूर होती है, ये फील करना कि ये मेरे साथ हुआ ही क्यों, ठीक है, ये सवाल बार बार जो चल रहा होता है कि कहीं मेरी वजह से तो नहीं हुआ या मैं ही क्यों इसका शिकार हूँ, वो सवाल जितना ज़्यादा जहन में घूमता है उतनी ज़्यादा उनकी जहनी सुकून को जो है वो ख़त्म कर जाता है, और इसके साथ साथ आने लग जाते हैं डिप्रेसिव सिम्टम्स, ठीक है, फेयर, एक वो जो आपका एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है कि मैं सेफ हूँ, वो खत्म हो जाता है, लोगों पे से भरोसा होता है, ये सब चीज़ें जो हैं वो इसको अकम्पनी कर रही होती हैं। और जाहिर है जैसे जैसे ये वक्त बढ़ता चला जाता है और अगर इसी तरह की कोई एक्सपीरियंसेस बार बार रिपीट हो रहे होते हैं तो वो और ज़्यादा सिवियरिटी की तरफ जाते हैं, सिवियर हो जाते हैं। बिल्कुल वही वाली बात है कि जब इस तरह की, आपसे अगला सवाल यही है कि जब कोई लड़की इस तरह की सिचुएशन को फेस करती है, और आपने खुद ही कहा कि परमानेंट भी हो सकते हैं, उसकी बहुत सारे वाक़यात से वो गुजरती है जिससे उसकी पर्सनालिटी पर, उसके इमोशंस पर, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर, लाइक यू सेड, असर पड़ता है। कितना मुश्किल होता है रिकवर करना? रिकवर करना डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे पहले तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि बात की जाए, उसके लिए हेल्प सीख की जाए, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जब कोई इस तरह के एक्सपीरियंस से गुजरता है तो वो खामोश रहता है, तो बात नहीं कर रहे होता है। तो अब क्या होता है कि उसके असरात अंदर ही अंदर वो एक तरह से पनपते रहते हैं और वो चीज़ एक बढ़ती चली जाती है, बात नहीं की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि रिकवर करना मुश्किल नामुमकिन है, मुश्किल ज़रूर है लेकिन रिकवर किया जा सकता है। किस तरीके से, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा किस तरीके से रिकवर किया जा सकता है, आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा ये। बिल्कुल, देखिए रिकवर करने के लिए एक हीलिंग प्रोसेस से आपको गुजरना होता है, ठीक है, एक प्रोसेस है कि वो जो पूरा एक्सपीरियंस आपने किया है उसको प्रोसेस करें, ठीक है, उसको दोबारा से उससे गुजरें, एक नए तरीके से उसकी आप उसको शेप अप करना ज़रूरी होता है, और उसके लिए डेफिनेटली आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए होती है। तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ये आज जो है ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इस हवाले से हेल्प करते हैं ताकि वो उस प्रोसेस से, उस हीलिंग प्रोसेस से गुजर सकें और वापस जो वो एतमाद कहीं खोया है वो वापस से वो रिकवर हो। तो फिर एक तरह से समझिए कि एक विक्टिम से सर्वाइवर तक की जर्नी है जो वो जिससे उनको गुजरना हो। अच्छा, एक बात बताइएगा कि मैं चाहती हूँ कि अब ज़रा ख़वातीन से आप मुखातिब हुई है, क्योंकि जिनकी ख़ुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मजरूह हो जाता है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए उनका माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए ताकि आज के बाद वो आपकी कोई, मैं कहती हूँ कोई एक भी खातून की, एक भी औरत मुझ समेत अगर इस बात को और मजबूत कर लेती है कि मुझे अब कोई इनकी बातों से, इनके तानों से, इनकी नज़रों से, इनके अल्फाज से, इनकी आवाज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो क्या चीज़ होगी? देखिए मैं समझती हूँ कि ज़ाहिर है जो एक्सपीरियंस से गुजरता है उसके लिए बात करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है इस हवाले से बात करने के लिए, और वो हिम्मत ख़वातीन के अंदर मौजूद होती है, सिर्फ वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, उसको ढूंढने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो हिम्मत सब में मौजूद है सिर्फ, लेकिन उसके लिए साथ साथ मैं बाकी सबसे भी कहूँगी कि सोशल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, लोगों का सपोर्ट, अपनों का सपोर्ट, बिल्कुल सोशल सपोर्ट बहुत, बिल्कुल सोशल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। माहिर नफ्सियात तैयबा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, इस मामले पर बातचीत करती। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अब हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो यकीनी तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अभी जो एक इनिशिएटिव लिया गया है शहरियों की रहनुमाई के लिए, मैं तो वाकई इसको सराहूँगा कि लोग जब थाने में जाते हैं तो उनकी रहनुमाई फरमाने के लिए कोई नहीं होता, उनको सुनना बहुत ज़रूरी है, उनके मसाइल सुनना बहुत ज़रूरी है, उनकी रहनुमाई फरमाना बहुत ज़रूरी है, उनसे कनेक्ट करना बहुत बिल्कुल, उनके जो अब ज़ाहिर है अवामी मसाइल होते हैं, उनकी शिकायतें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करना होता है। तो इसी रहनुमाई के लिए कम्युनिटी गाइडलाइंस ऑफिसर तैनात कर दिए गए हैं अब लाहौर पुलिस ने, और साथ में ये अफसरान पुलिस रिपोर्ट, गुमशुदगी, मुकदमात का जो इंदराज है, इस हवाले से दीगर मसाइल पर भी उनको रहनुमाई फरमाएंगे। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब वेरी वेरी ग्रेट। आई मीन सो हैप्पी टू सी। हम पंजाब पुलिस के हवाले से अक्सर कवर करते हैं और हमें बहुत खुशी होती है जब अच्छे वाक़यात होते हैं, लेकिन शाहज़ेब ये जो आपने भी बताया ना, जिस तरह के लोग आते हैं उनको पता ही नहीं होता शिकायत कैसे करवानी है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, क्या वाक़या होना चाहिए। लोग अपने हादसे में इतना शौक में होते हैं, उनको खुद नहीं पता होता वो क्या बोल रहे हैं, क्या लिखवा रहे हैं, क्या लिखवाना चाहिए, कोई चीज़ मिस हो
हो गई, उनको बाद में पता चलता है ये नहीं आपने लिखवाया था पहले, ये अब आप सोच के आ रहे हैं। तो ये तमाम मसाइल को हल करने के लिए लोगों के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने हमें शो में ज्वाइन किया है, सब इंस्पेक्टर आलम शेर और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शावेज। आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। सबसे पहले मैं आलम शेर आपसे बात करूंगा, मुझे बताइएगा जिस तरीके से आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है सालीन की रहनुमाई फरमाने के लिए, पहले बताइएगा कि अब तक इसका आगाज कर दिया गया है इसका बाकायदा तौर पर तमाम थानों में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पिछले तकरीबन 7 मंथ से प्रोजेक्ट ये हमारा स्टार्ट है और लाहौर के तकरीबन हर थाने में हमारा एक कम्युनिटी गाइड तैनात है। अच्छा, ओके। तो कम्युनिटी गाइड ऑफिसर्स की ट्रेनिंग अब दीगर एहलकारों से क्या मुख्तलिफ होती है या उसी एकेडमी में? जी डेफिनेटली, ये एक 180 डिग्री टर्न लिया गया था हमारे डिपार्टमेंट में, जिसमें हमने ना बाकायदा सीक्रेट बैलेटिंग के थ्रू जो लोग जिनकी रिप्यूट अच्छी थी थानों में, जो पोलाइट बिहेवियर था, पब्लिकली उनका ट्रस्ट अच्छा था, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो था कि उनकी जो रिप्यूट जो थी वो थाने में बहुत अच्छी थी, उनको सीक्रेट बैलेटिंग के थ्रू सेलेक्ट किया गया। उसके बाद इनकी प्रॉपर वर्कशॉप्स हुई 2 to 3 वीक की, उसके बाद इन्हें थानों में तैनात किया गया। अच्छा शावेज, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब थाने में लोग जाते हैं, पहले तो जाते ही नहीं है, डरते हैं बहुत कि भाई हम जाएंगे कैसे फेस करेंगे, क्या बात करेंगे, वो हमें कुछ कह ना दें, घबराते हैं ये थाना कचहरी के तमाम चक्करों से। तो जरा मुझे बताइएगा कि अब क्या लोगों के लिए आसान हो जाएगा थाना जाना, कम्युनिकेट करना, अपने मसाइल आप तक पहुंचाना और आप उनकी रहनुमाई फरमा सकेंगे, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा कम्युनिकेशन गैप है थानों में और लोगों के अंदर। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ना बैकग्राउंड इसका डिस्कस कर दूं कि जब हम पुलिस परफॉर्मेंसेस को देखते हैं ना, अपने बार चार्ट्स को देखते हैं कि हमारी पुलिस परफॉर्मेंस एनुअली कैसी रही है, तो उसमें हम देखते हैं हम मंशात में, नॉर्कोट्स में बड़ा अच्छा हमने मतलब परफॉर्म किया है, हमने रॉब लॉडर्स पकड़े हैं, हमने मोबाइल स्नैचर्स पकड़े हैं, हमने पीओटीएस जो इश्तिहारी होते हैं हमने उनको पकड़ा है। लेकिन एट द एंड जब पब्लिक परसेप्शन को देखते हैं तो वो एट द एंड वही होती है, आम शहरी को यही गिला होता है कि हमारी बात नहीं सुनी जाती, पुलिस अच्छा कोऑपरेट नहीं करती, पुलिस अच्छे से बिहेव नहीं करती। तो इस चीज़ को लेकर चलते हुए जब हमने देखा ना पुलिस वर्किंग में जो हमारे बॉटलनेक्स आ रहे हैं, उसमें जो मेन चीज़ है वो हमारी डिपार्टमेंट एफिशिएंसी को जो डिक्रीज कर रही है वो हमारा एटीट्यूड है पुलिस ऑफिशियल्स का। उसको लेके हमने फिर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। पहले हमने पुलिस खिदमत मराकज़ से स्टार्ट किया था, कम्युनिटी पुलिसिंग को लेते हुए फिर हमने स्टार्ट किया थाना लेवल पे कि थाना लेवल पे जो आने वाला साइलिन है, जो शहरी है, उसको कौन डील करेगा, उसको कौन समझाएगा। एक तो वो पैनिक स्टेट में होता है, थोड़ा सा ट्रॉमा स्टेट में होता है, उसके साथ कोई अगर रॉबरी हो जाए, उसके साथ कोई स्नैचिंग हो जाए, कोई इस तरह का मामला, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो उसको हमने आते साथ एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमने डील करना है, हमने उनसे मिलना है, उनको बिठाना है, उनको इमोशनली स्टेबल करना है। हमारा रोल है एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का। मेरा अगला जुमला यही था। शावेज आलम, जैसे आप कह रहे हो ना, आपका काम ऐसा है कि आप एक उसको श्रिंक की तरह या आप उसको एक गाइड की तरह पहले उसको लेके चलते हैं, पहले उसको आप इमोशनली काम डाउन करते हैं। अच्छा, सिर्फ आपका उस वक्त तक कैरेक्टर होता है कि जब वो आ जाए, उसका जो है वो प्रोसेस, उसकी एफआईआर हो जाए, रिपोर्ट हो जाए, या उसके बाद फॉलो अप में भी आप इन्वॉल्व उतने ही होते हैं? इसमें हमारा डिटेल जो प्रोसीजर है, हमने कॉरिडोर में हमारी जो एसओपी है ड्यूटी की, हम कॉरिडोर में होंगे, हमारी स्टैंडिंग ड्यूटी है, कॉरिडोर में मिलेंगे या राहदारी मिलेंगे कि एक पर्सन जो है हेजिटेट कर रहा है थाने में एंटर होने से, हम उससे पूछेंगे कि आपका क्या मसला मसाइल है, उसे काम डाउन करेंगे। कुछ इश्यूज होते हैं जो फौरी हल होते हैं, ठीक है, जैसे गुमशुदगी रिपोर्ट होगी, एक आईडी कार्ड की गुमशुदगी है, लाइसेंस है, इस तरह कागजात की गुमशुदगी है, वो विद इन मिनट्स आपका काम हो जाता है। लेकिन उनको प्रोसीजर्स का पता नहीं होता, तो फिर उनको लेके चलते हैं, उनका सारा मामला उनको गाइड करना है। अगर एप्लीकेशन लिख के देनी है, हमने खुद उनको लिख के देनी है ताकि ऑफेंस, हाँ, जो मामला होते हैं ताकि ऑफेंस अच्छे से डील हो सके, क्योंकि बाज़ दफ़ा एफआईआर में डिले इसी वजह से आता है कि एप्लीकेंट ने एप्लीकेशंस के पॉइंट्स जो है क्लियर नहीं होते। अच्छा, आप ये समझते हैं साथ में जैसे कि लोग तो थाने आ रहे हैं, ये तो वहाँ पर उनकी रहनुमाई फरमाना जरूरी है, साथ में ये भी जरूरी है कि लोगों को वैसे भी आगाही दी जाए, अवेयरनेस दी जाए कि आपने बेसिकली दरखास्त देनी कैसे है मुकदमे की, उनको ये पता हो कि हमने इसमें लिखना क्या है। मेजोरिटी जो है थाना में आती है वो आम लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता कि इसकी जो लैंग्वेज है एप्लीकेशन की, तो वो ऑब्वियसली फिर हमने उनको डील करना होता है। मतलब अगर एक बंदे के साथ स्नैचिंग हुई है तो वो ऑब्वियसली लोग जो आम शहरी है वो से गाइड करेगा जी आप गन पॉइंट पे लिख दो तो आपकी जल्दी एफआईआर हो जाएगी। हालांकि इवन इन केस के हम स्नैचर्स पकड़ते हैं तो उसकी रिकवरी स्नैचिंग के थ्रू होनी है, स्नैचर्स जो पकड़े हैं, रोड रॉबर्स के थ्रू तो नहीं होनी। हम उस ऑफेंस को, हर सेक्शंस को उस लिहाज से उसको डील करते हैं, उसको गाइड करते हैं, उसकी एप्लीकेशन लिख के देते हैं, उनको टैग लगवा के देंगे, फिर उनके जो आईओ होगा जिसके पास उसकी इन्वेस्टिगेशन है उनके पास लेके जाएंगे, उनसे मिलवाएंगे, उन्हें फिर भी बताएंगे अगर आपको कोई मसला आ रहा है, अगर कोई परेशानी आ रही है, यू हैव टू कम और आप हमें बताएं, हम आपको डील करेंगे। राइट। अच्छा, चूंकि शावेज और आलम अवाम का पुलिस पर, चाहे ओवरऑल की बात कर रही हूँ, कि उनका ट्रस्ट लेवल बहुत मुश्किल से बनता है। कोई ऐसा वाकया पेश आया हो कि आपके सामने कोई ऐसा केस आया हो जिसमें कहा कि कुछ नहीं होता, मैंने नहीं करानी रिपोर्ट, हेजिटेंट हुए हों काफ़ी, जैसे आपने कहा ना एप्लीकेशन, अभी आपने बताया कि एप्लीकेशन लोग डिले कर देते हैं, उनको खुद नहीं पता होता लिखना क्या है,
बहुत बाज़ औक़ात और अक्सर औक़ात लोग लिखना भी नहीं चाहते कि नहीं मिलना, कुछ नहीं होता, हमारे से पैसे मांग लिए जाएंगे, जो हम अगर 10,000 की चीज़ कर रहे हैं तो 15,000 तो हमारा खर्चा लग जाएगा। वो चीज़ अगर आपके सामने कभी आए हो तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? एक्चुअली इसी को मिनिमाइज़ करने के लिए ये CCPO साहब का प्रोजेक्ट था जिसे इनिशिएटिव लिया गया। इसमें हमारे ना 3 PIs हैं, एक पॉजिटिव इंट्रैक्शन, पब्लिक ट्रस्ट और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारा काम थाने के गेट से स्टार्ट होता है। हम गेट पे देख रहे होते हैं कोई बंदा हेजिटेट तो नहीं कर रहा अंदर आने में, कोई झिझक तो नहीं रहा, कोई सिफारिश तो नहीं ढूंढ रहा। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट सिफारिश को मिनिमाइज़ करने के लिए और इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए और लोगों के डर को ख़त्म करने के लिए स्टार्ट किया गया है। हम उसे थाने से रिसीव करते हैं, गेट से अंदर लेके जाते हैं, उसकी एप्लीकेशन लिखते हैं, उसे पानी ऑफ़र किया जाता है। इन केस उन्हें कंप्लीट ट्रस्ट पब्लिक का ना डेवलप किया जाता है, जिसके बाद उसको थ्रू आउट प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है शावेज, इस तरीके से हम देखते हैं कि थाने में जाने का ज़ाहिर है उसमें तो किसी वक्त भी जाएंगे आप, रात को लेट नाइट भी आपके साथ वारदात हो सकती है, चोरी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दिन में भी जाएंगे। तो क्या जो ये आप लोगों की कम्युनिटी जो गाइड आप लोग की वो है, ये एहलकार वहाँ पर 24 घंटे मौजूद होते हैं? जब लोग थाने जाएंगे इनको ये मिलेंगे रहनुमाई के लिए? देखिए पुलिस स्टेशन एक पब्लिक ऑफिस है, 24/7 उसने वर्किंग में रहना है, लेकिन इसके हमने जो टाइमिंग है डिसाइड किया, फिलहाल ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, तो इसके जो पीक आवर्स हमने जो है ना निकाले गए हैं वो सुबह 12 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ना पीक आवर्स होती हैं। जैसे ही शाम होती है थोड़ा सा मामला ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, क्राइम का, इस वजह से पीक आवर्स में हमने ये टाइमिंग निकाला है। बाकी हमारे साथ असिस्टेंट्स होंगे, अब इसको लेके चल रहे हैं आगे इंशाल्लाह। हम जो है वुमेन ऑफिसर्स जो हैं जो कि वुमेन्स को डील कर सकें, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको लेके आएंगे थाना कल्चर में, जो आने वाली वुमेन्स को अच्छे तरीके से डील कर सके, उनको काम कर सके, उनके मसला सुन सके। आखिरी सवाल, मुल्क से बाहर जो लोग बैठे हैं लेकिन आपके शहर के हैं, ठीक है, अभी लाहौर में इनिशिएटिव हुआ है, इंशाल्लाह आगे भी ग्रो होगा, लेकिन अगर वो बाहर बैठे हैं और यहाँ पर कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, उनको नहीं पता FIR कैसे दर्ज करानी, रिपोर्ट कैसे करानी, क्या वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? यस, कैसे? डेफिनेटली। ओवरसीज़ पाकिस्तान का एक बाकायदा प्रोजेक्ट चल रहा है जिस पे हम प्रायोरिटी बेसिस पे ओवरसीज़ पाकिस्तान के मसले हल कर रहे हैं, जिसमें हमारे CCPO साहब के रिसेंटली जो प्रोजेक्ट में रिकवरीज आई हैं, लैंड की रिकवरीज आई हैं, एक जस्ट हमें वो ईमेल कर दें किसी भी थाने की सतह पर, या एक रिटर्न एप्लीकेशन किसी भी थ्रू वो हमें सेंड कर दें, फिर हम खुद उसे फॉलो करते हैं, खुद उसे देखते हैं, उन्हें कहीं पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर प्रोजेक्ट इवन के SP साहब से लेके DSP साहब SHO तक हर फील्ड ऑफिसर को दिखाया जाता है, उस प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोगों की बाहर बैठे ही प्रॉब्लम सर हम बहुत सराहते हैं आप लोगों के इस इक़दाम को, बहुत अच्छा कदम जो इनिशिएटिव लिया गया है। इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो भी खत्म होगी, वो आप रहनुमाई फरमाएंगे। थैंक यू वेरी मच शावेज और हमारे शो में आने का जी, और अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी खबरें और अच्छी अच्छी ग्रोथ की तमाम अपडेट्स हमने आपसे शेयर की। ऑब्वियसली सब सवेरे पाकिस्तान का हफ्ते का ये आखिरी प्रोग्राम होता है, सफ़र वसीलाए ज़फ़र होता है, कहते हैं दुआएं करनी चाहिए, तो हमारी दुआ है कि पाक परवरदिगार पाकिस्तान को अपनी ख़ास हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम तब सबके रिज़्क़ हलाल में आसानी और बरकत अता फरमाए। बढ़ते लम्हात जुमे की इबादत की तरफ बढ़ रहे हैं, दुआ ये है कि इस मुल्क में हम सब खैर व आफ़ियत और हिफाजत के साथ रह सकें। शाहज़ेब और माया को, लाहौर स्टूडियोज़ के तमाम टीम को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आप लोगों की सपोर्ट कर, आप लोगों की तमाम मोहब्बतों का। इंशाल्लाह फिर कराची से होंगे आप लोगों के साथ, मंडे को मुलाकात होगी, मंडे को मुलाकात होगी शाम 4 बजे का रिपीट, और बेस्ट ऑफ सारा डे का देखना ना भूलिएगा। सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।